हेलो स्टूडेंट, आज क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्वांटम केमिस्ट्री के बारे में। अरे रुक जाओ। क्वांटम केमिस्ट्री वर्ड सुन के भागना नहीं है, ठीक है। देखो, जनरली जो बायो हार्टेड होते हैं, जिनका बीएससी बायो में हुआ रहता है, ठीक है, फिर जो मतलब मैथ्स वाले भी होते हैं, क्वांटम वर्ड सुनते ही जो है केमिस्ट्री से भागने लगते हैं। क्वांटम केमिस्ट्री नहीं पढ़ना, उसको छोड़ देना है करके, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा हमको अच्छे से नहीं पढ़ाया रहता है ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो हमारे मन में बैठ जाता है कि क्वांटम थोड़ा सा टफ है करके, ठीक है, लेंथी है करके, पता नहीं क्या क्या होता है करके, समझ नहीं आता है कुछ करके, तो एकदम डर बैठ जाता है। हम लोग जैसे ही क्वांटम केमिस्ट्री वर्ड सुनते हैं जनरली वहां से खिसकने का कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे को याद है अच्छे से, जब मैं 2-3 साल पहले नेट और सेट का तैयारी कर रहा था, ठीक है, तब मैं देखा था क्वांटम को। ओके, मैं भी बायो वाला हूँ, तो मैं देख के सोचा अरे भैया कैसे किया जाए करके, ठीक है। फिर मैंने सोचा एक बार अपने ज़िंदगी का 1-2 महीना जो है पूरा क्वांटम को दूंगा समझने में अच्छे से, ठीक है। मैंने जो है स्कूल से लेके ग्रेजुएशन से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक का पूरा सिलेबस क्वांटम का पढ़ा। पूरा 2 महीना सिर्फ किसको दिया? क्वांटम को। क्योंकि मेरे को जो है इस डर को निकालना था। किस डर को निकालना था? क्वांटम नाम का जो डर बैठ गया है उसको निकालना था। पूरा मैंने 2 महीना पूरा फोकस किया और सिर्फ क्या पढ़ा? क्वांटम पढ़ा। उसके बाद मेरे को रियलाइज हुआ तो पढ़ने के बाद कि क्वांटम लेंदी जरूर है, ठीक है, बट टफ नहीं है। लेंदी जरूर है बट टफ नहीं है। इसके लगभग 60-70% क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें आपको पेन उठाने का भी जरूरत नहीं पड़ता। लगता है अरे क्वांटम बोलने से इतना सारा डेरिवेशन, इतना टफ डेरिवेशन, बिना पेन उठाए कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा? तो मैं लगभग 50-60-70% क्वेश्चन ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, खासकर सेट एग्जाम में, ठीक है। नेट एग्जाम में तो थोड़ा बहुत आपको उलट फिर करना पड़ सकता है, लेकिन सेट एग्जाम में आपको 70% क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल सकते हैं जो आपको पेन उठाना भी नहीं पड़ेगा। ऐसे आप सीधा देखोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे, अच्छा इसका आंसर तो ये है, टिक, इसका आंसर तो ये है, टिक। ऐसे वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो क्यों छोड़ना भैया, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेट में आजकल जो है बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन, लगभग 40-45 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है नेट में, ठीक है। तो यदि सेट के क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले नेट के सिलेबस को देखेंगे, नेट के प्रीवियस क्वेश्चंस को देखेंगे, तो उनको तो लगेगा अरे क्वांटम से तो बहुत क्वेश्चन आता है, तो हमको भी क्वांटम से क्वेश्चन देना पड़ेगा करके, ठीक है। तो क्वांटम को हमको छोड़ना नहीं है। मैं आपको क्या करूंगा, देखो क्वांटम लेंदी है। इसका अगर कोई बोलता है क्रैश कोर्स कर लो, 1-2-3 घंटे में पूरा क्वांटम आपका केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, तो गलत बात है। क्वांटम केमिस्ट्री इतना लेंदी है, ठीक है, कि उसको 1-2-3 क्लास में कंप्लीट कराया नहीं जा सकता। अगर कोई 1-2-3 क्लास में पूरा क्वांटम केमिस्ट्री कंप्लीट करा भी देता है तो आपके दिमाग में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे टर्म्स से आपको एकदम बैठ के अच्छे से समझाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ऐसा होता है, देखो पे ऐसा होता है। तो मैं क्या किया हूँ, क्वांटम के कुछ ऐसे टॉपिक सेलेक्ट किया हूँ, ठीक है। क्वांटम के कुछ ऐसे टॉपिक सेलेक्ट किया हूँ जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा। एकदम बेसिक से फॉर्मूले हैं, उनको याद कर लो। कुछ डेरिवेशन के रिजल्ट याद कर लो। पूरा डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं है, उनका जो फाइनल रिजल्ट आता है वो रिजल्ट याद कर लो। जिससे आपके क्वांटम के लगभग 50-75 क्वेश्चन बन जाएंगे। इतने परसेंट क्वेश्चन बन जाएंगे, मीन्स आपका क्वांटम केमिस्ट्री पूरा ब्लैंक नहीं जाएगा। 4 क्वेश्चन आएगा तो 2-3 क्वेश्चन आसानी से निकाल लोगे। इतना मैं टॉपिक को चूज कर लिया हूँ, ठीक है। उतने ही टॉपिक को पढ़ाऊंगा किसमें? क्वांटम में। अब देखो, इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं क्वांटम में। मैं ऐसे टॉपिक को चूज किया हूँ जिसमें आपको ज्यादा डेरिवेशन करने का जरूरत न पड़े। देखो होता क्या है, सेट एग्जाम या नेट एग्जाम में हमारे पास जो है ज्यादा टाइम नहीं होता है किसी भी क्वेश्चन को देने के लिए, ठीक है। मुश्किल से 1-2-3, ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट दो, उससे ज्यादा टाइम नहीं होता है। उससे ज्यादा यदि कोई क्वेश्चन ले रहा है तो आपको वहीं पटकना नहीं, आगे बढ़ना है, क्योंकि उसके चक्कर में बाकी जो क्वेश्चन है वो छूट जाएंगे। तो हम लोग ऐसे ही टॉपिक को पढ़ेंगे जिनसे हम लोग तुरंत क्वेश्चन बना लें। एकदम ऐसे नहीं कि 10 मिनट तक डेरिवेशन करें उसके बाद रिजल्ट आ जाए। ऐसे टॉपिक को हम लोग जो है इस सीरीज में, ठीक है, इस कोर्स में जो है हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। जब आपका एग्जाम हो जाएगा सेट का, उसके बाद आराम से मैं जो है पूरा क्वांटम केमिस्ट्री का सीरीज लेके आऊंगा, ठीक है। पूरा क्वांटम केमिस्ट्री को A to Z, ठीक है, शुरू से लेकर आखिरी तक एकदम ऐसे समझाऊंगा कि जो बायो वाला है या जो मैथ्स वाला है उसको क्वांटम केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा। भैया भगवान से दुआ करेगा कि भगवान कुछ ना कुछ हो जाए भले, लेकिन क्वांटम केमिस्ट्री क्वेश्चन भर भर के आ जाए, ठीक है। सोचो 2-3 साल पहले मेरे को डर लगता था क्वांटम केमिस्ट्री, लेकिन क्या ऐसा नॉलेज हुआ, क्या ऐसे पढ़ा कि उसके बाद मेरे को लगता है कि हाँ क्वांटम केमिस्ट्री क्वेश्चन आता तो बन जाता है, ठीक है, डर नहीं लगता। अब मैं दुआ करता हूँ कि क्वांटम केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखने को मिले, आए, क्योंकि अब मेरे में कॉन्फिडेंट आ गया है कि क्वांटम केमिस्ट्री क्वेश्चन बना लूंगा करके,
ठीक है, 10 में से 7-8 क्वेश्चन तो इजीली बन जाते हैं अभी भी क्वांटम केमिस्ट्री के क्वेश्चन। एकदम जो एडवांस लेवल के पूछे जाएंगे तो किसी से नहीं बनेंगे उस ऑन द स्पॉट एग्जाम में, ठीक है। देखो ऑन द स्पॉट एग्जाम में क्या होता है, यदि आपका कोई टॉपिक एकदम स्ट्रॉन्ग है, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो आप बना लोगे, यदि नहीं बना पा रहे तो जो बाकी लोग रहे हैं वो लोग भी नहीं बना पा रहे एट दैट पॉइंट। हाँ, एग्जाम हॉल से निकलने के बाद आप बैठोगे आराम से 1-2 घंटा दोगे, सोचोगे इस पर तो बना लोगे, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो तब क्या हो रहा है ये मैटर करता है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही टॉपिक को पढ़ेंगे, आप लोग बिल्कुल वीडियो को देखिए, चाहे आप बायो वाले हो या मैथ्स वाले हो, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, क्वांटम में कुछ ऐसे टॉपिक करेंगे जो इजी हैं, जिनको बनाने में कम टाइम लगता है, मेमोरी बेस्ड टाइप का रहेगा, ठीक है, ज्यादा आपको वहां पे मेहनत करना नहीं पड़ेगा, ऐसे ही टॉपिक हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्या, क्वांटम केमिस्ट्री, ठीक है। क्वांटम केमिस्ट्री, देखो मन से स्टार्टिंग में धारणा निकाल देना कि मेरे को समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। मैं आप भूल जाओ कि थोड़ी देर के लिए मैं क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, आप थोड़ी देर के लिए समझो कि मैं कुछ फॉर्मूले याद कर रहा हूँ, उन फॉर्मूलों का रिजल्ट याद करो, फॉर्मूला याद करो रिजल्ट। क्वांटम केमिस्ट्री को दिमाग में घूमने दोगे ना तो फिर नहीं समझ में आया। क्वांटम केमिस्ट्री को थोड़ी देर के लिए दिमाग से हटाते मेरे क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ना होगा, ठीक है। आप ये सोचो कि मेरे 2, 4, 5 फार्मूले याद करने हैं, ऐसे करें, ठीक है। आपको देखो जब सबसे पहले एकदम बेसिक फार्मूले बता रहा हूँ, एकदम बेसिक फार्मूले, वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है, एकदम टफ फार्मूले नहीं है। जैसे साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू हम लोग बचपन में जब 10th क्लास में रहते हैं साइन 0, 30, 45, 60, 90 का वैल्यू याद करते हैं, बट यहाँ पे उतना की जरूरत नहीं। आप याद रखो 0 का, 90 का, पाई का, 2 पाई का, इजी है। 0 का वैल्यू 0 होता है, 90 का वैल्यू 1 होता है, पाई का वैल्यू 0, 2 पाई का वैल्यू भी क्या होता है 0 होता है, इजी है, ठीक है। उसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा भी वही 0 का, 90 का, पाई का, 2 पाई का, ठीक है। हाँ, कॉस 0 क्या होता है 1, कॉस 90 क्या होता है 0, पाई क्या होता है -1 होता है, और 2 पाई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। मीन्स अगर यहाँ पे मैं 3 पाई लेता मान लो तो क्या होता है उसका आंसर -1, अगर 4 पाई लेता तो क्या होता है उसका आंसर 1 होता। क्या समझ रहे हो, यदि पाई के सामने में इवन डिजिट है तो 1 होगा, ऑड डिजिट है तो -1 होगा, बस इतना, ठीक है। आपको साइन थीटा और कॉस थीटा का इतना का वैल्यू पता होना चाहिए, इजी है, याद हो गया होगा 0, 1, ठीक है, ये इजी है, याद रखना इसका। उसके बाद अवकलन का बेसिक फार्मूला हम लोग जो पढ़ते हैं, ठीक है, 11th क्लास में, d/dx, x की पावर n, क्या होता है ये n हम लोग का सामने में आ जाता है, जो पावर रहता है x की पावर क्या हो जाता है n-1, ये इसका सॉल्यूशन है। सेम इसका इंटीग्रेशन वाला फार्मूला, ठीक है, सॉरी ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाला फार्मूला, x की पावर n dx, तो ये क्या होता है x n की पावर +1 हो जाता है, n+1, और डिवाइडेड में यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ डिवाइडेड में n+1। ये एकदम बेसिक है, देखो इतना आता ही है आप लोग को, बस आप लोग यूज करने से डरते हो। आप लोगों को ये फार्मूला बचपन में भी देखे हो, ग्रेजुएशन में देखे हो, आता है आपको ये फार्मूला देखे दिखाया है, लेकिन आप यूज करने से डरते हो। हमको यूज करने से नहीं डरना है। देखो मैं जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ना इसका, तो आप लोग यार सर इतना ईजी, हम लोग तो बना लेंगे करके, ठीक है। बायो वाला ही बोलेगा सर क्वांटम क्वेश्चन देना तो बना लूंगा करके, ठीक है। जब सेट एग्जाम आप दिलाने जाओगे तो मंदिर जाओगे पूजा करने के लिए, तो बोलोगे भगवान 2-4 क्वांटम का क्वेश्चन दे देना, अगर ऐसे बोलते हुए जाओगे, ठीक है। इजी है, टफ नहीं है, आप बस थोड़ा सा अपने आप पे भरोसा बनाए रखना, ठीक है। e की पावर इन्फानाइट क्या होगा, e की पावर इन्फानाइट होता है आपका इन्फानाइट, e की पावर 0 क्या होता है आपका 1 होता है, और e की पावर माइनस इन्फानाइट क्या होता है आपका माइनस, e की पावर इन्फानाइट, हाँ e की पावर 0 होता है, 0 कितना 0, और खाली e दिया है, मान लो e की पावर में कुछ नहीं है, मतलब e की पावर क्या है 1 है, तो इसका वैल्यू होता है 2.7। ये e क्या याद रखना आप लोग, ठीक है। e की पावर इन्फानाइट इन्फानाइट, e की पावर 0 1, e की पावर माइनस इन्फानाइट इज इक्वल टू 0, और e की पावर 1 मतलब 2.7, ठीक। चल इसके बाद एक और है जो बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है। जब जब क्वांटम केमिस्ट्री क्वेश्चन आएगा तो उसमें पॉसिबल ये है कि ये फॉर्मूला ज्यादा यूज हुआ आपका, 0 to L साइन n पाई x डिवाइडेड बाई L dx। ये इसको आपको बार बार निकालना नहीं है, ठीक है। ये आपको जो है हर क्वेश्चन में दिख सकता है, क्वांटम के बहुत सारे क्वेश्चन में आपको दिख सकता है।
तो इसका वैल्यू आपको बार बार कैलकुलेट करते नहीं बैठे रहना है, आपको इसका वैल्यू बार बार कैलकुलेट करते नहीं बैठे रहना है, ठीक है। इसका वैल्यू आप याद रख लो, जहां पर भी ऐसा आपको कैलकुलेशन आए 0 to L दिखे, साइन स्क्वायर n पाई एक्स बाई स्क्वायर है ना, 2n नहीं है स्क्वायर है, साइन स्क्वायर n पाई एक्स डिवाइडेड बाई L dx, ठीक है। या फिर आपको कहीं पर डी टाउ भी दिखने को मिल जाएगा, dx की जगह डी टाउ देखने को मिल जाएगा, तो इसका आंसर होता है L/2, L/2। ये याद कर लो, आपको बार बार इसको डिराइव नहीं करना है हम लोग, इसका डेरिवेशन बहुत लंबा होता है एक पेज का, ठीक है, उतना हम लोग को याद नहीं रखना है, सिर्फ L/2 होता है याद रखना। आपको क्वेश्चन पूछ दे कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो L/2 होगा, इतना आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। अब आप लोगों को कुछ ऑपरेटर पता होने चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं किसी भी चीज का डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। ऑपरेटर क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, आइगन वैल्यू क्या होता है, आइगन फंक्शन क्या होता है, ठीक है। देखो जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है वो आप PYQ सॉल्व करोगे तो बन जाएंगे। PYQ जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें जो भी नेट ऑफ सेट के क्वेश्चन रहेंगे तो उसमें जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे वो बन जाएंगे। और मैं आपको जो भी थ्योरी जरूरी लगता है उसका मैं आपको PDF टेलीग्राम प्रोवाइड करा ही देता हूँ, जैसे सॉलिड स्टेट का कराया, सरफेस का कराया, जिसका भी थ्योरी लगता है कि इंपॉर्टेंट है, हाँ यहाँ थ्योरी से क्वेश्चन बन सकता है करके, उसका थ्योरी मैं आपको PDF बना के दे देता हूँ, जिसको आप इजिली गो थ्रू करके जो है पढ़ सकते हो, ठीक है। तो वैसे क्वांटम का भी जो है, जैसे क्वांटम के पोस्टुलेट से आते हैं, 8-10 पोस्टुलेट्स हैं क्वांटम के, उससे कभी बार क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, तो उसका मैं आपको एक PDF दे दूंगा, आप पोस्टुलेट को देखना, उसको याद कर लेना, ठीक है। उसमें समझाने वाला कुछ है भी नहीं। चलिए ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो हम लोग को जो है 2-3 ऑपरेटर हम लोग को पता होने चाहिए, जैसे कि एक होता है लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर, एक होता है क्या, लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर, ठीक है। इसको हम लोग दिखाते हैं किससे, P से। अब 3 एक्सिस है हमारे पास, x y z, इस टाइप से जब हम लोग एक्सिस बनाते हैं x y z, तो 3 एक्सिस के लिए हो सकता है, ठीक है। तो ये हो सकता है Px भी हो सकता है, Py भी हो सकता है और Pz भी हो सकता है। तो Px के लिए अगर लिखेंगे हम लोग वैल्यू, तो ये होता है -i h क्रॉस डेल अपॉन डेल x, ये होता है Px का वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं, आयोटा, इसको बोलते हैं h क्रॉस, क्या बोलते हैं इसको, h क्रॉस। h क्रॉस का वैल्यू कितना होता है, याद रखना, h क्रॉस बराबर होता है h/2π, h/2π होता है, याद रखना, ठीक है। देखो यहाँ पे h/2π लिख दूंगा ना तो यही थोड़ा सा टफ दिखेगा, इसलिए वहाँ पे h/2π नहीं लिख के सीधा क्या लिख देते हैं, h क्रॉस, ऐसे के लोग h कट भी बोलते हैं, ठीक है। तो h क्रॉस इज इक्वल टू क्या होता है, h/2π होता है। तो ये मैं तीनों को निकालूंगा तो क्या करूंगा, तीनों को जोड़ दूंगा, ठीक है। Px Py Pz, जैसे Px के लिए यहाँ पे डेल अपॉन डेल x लिखा हूँ, तो Py के लिए क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल y, Pz के लिए क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल z। तो इसको बार बार लिखने से बढ़िया क्या है, -i h क्रॉस, तो तीनों में कॉमन रहेगा, ये जो है यहाँ पे भी कॉमन रहेगा, यहाँ पे भी वही रहेगा, यहाँ पे वही, इसको बाहर निकाल दो। Px के जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल अपॉन डेल x, फिर Py के जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल अपॉन डेल y, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल अपॉन डेल z। ये आपका लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर, ठीक है। उसके बाद आता है क्या आप लोग का काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। क्या, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक ये निशान लगाना जरूरी है, अगर मैं कहीं पे भूल जा रहा हूँ तो आप लोग लगा लेना, ये कैप रहना जो है जरूरी रहता है जनरली, ठीक है। तो ये कैप लगा दिया मैं काइनेटिक एनर्जी के लिए ये, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या होता है, वही 3 एक्सिस है, इसमें भी होंगे kx, ky और kz, इसमें भी होंगे। kx बराबर क्या होता है, ये होता है px का स्क्वायर अपॉन 2m, px का स्क्वायर अपॉन 2m। अब देखो हम लोग px का वैल्यू निकाले हैं, -i h क्रॉस अपॉन इंटू डेल अपॉन डेल x निकाले हैं, ठीक है। इसी वैल्यू को यहाँ पे रख दोगे तो इसका वैल्यू आता है -h क्रॉस का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अगर आपको लग रहा होगा कि आपको बहुत अच्छे से क्वांटम आता है, आपको बस देखना है इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आप वीडियो को स्पीड करके भी देख सकते हो। मैं वीडियो एकदम धीरे धीरे इसलिए बना रहा हूँ, एकदम स्लो मोशन से बना रहा हूँ, ताकि आप जो नॉन मतलब मैथमेटिक्स वाले हैं या जिनको क्वांटम से डर लगता है वो इजीली समझे कि यहाँ पे क्या हो रहा है करके, ठीक है। तो हमने बस क्या किया, px स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे रख दिया तो ये आंसर आता है। तो kx बराबर क्या हो गया हम लोग का ये, ठीक है। अगर मैं इसे ky के लिखना चाहूंगा तो ये तो सेम रहेगा, -h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर, बस x के जगह क्या आ जाएगा, y आ जाएगा।
यहाँ पे चलो वैल्यू रखते हैं, ये इतना जो सेम है वो बाहर निकाल दो उसको, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, के एक्स क्या आ जाएगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। अब इसमें देखो बोलने का भी पढ़ने का भी बहुत नहीं, कई लोग डेल 2 बोलते हैं, डेल स्क्वायर नहीं बोलते हैं, तो बोलने वालने का भी फर्क, आप एकदम बिंदास रहो ना भैया। आपको कौन सा इंटरव्यू लिया जा रहा है इसका भी, कि क्या पढ़ते हैं बताओ करके, आपको तो टिक लगाना है ना, ठीक है। चल ये हो गया आपका क्या, टोटल काइनेटिक एनर्जी, ये आपने तीनों एक्सिस के लिए निकाल लिया, इसको जो है सामने में रख दिया, ठीक है। अब निकालते हैं क्या, टोटल एनर्जी, क्या टोटल एनर्जी, ठीक है। टोटल एनर्जी कैसे निकलेगा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को प्लस कर दो किससे, पोटेंशियल एनर्जी, किससे, पोटेंशियल एनर्जी, तो इसको दिखाते हैं किससे, एच कैप से, एच कैप, और एच कैप का दूसरा नाम क्या है, हर्मिशियन ऑपरेटर, इसको और हम लोग किस नाम से जानते हैं, हर्मिशियन ऑपरेटर, हर्मिशियन ऑपरेटर नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो कई बार पूछ देता हर्मिश, जैसे अभी मैं यूपी का असिस्टेंट प्रोफेसर का एक एग्जाम दिलाया, तो उसमें बोला गया था, सिंपल सा दिया था, निम्नलिखित में से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है। अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो हम लोग पढ़ते हैं बचपन में एकदम टफ, आंसर क्या था उसका, देखो ए दे, एच कैप साई इज इक्वल टू ई साई, आंसर, ये टिक किया, आगे बढ़ा, मिल गया 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है, इतना आसान, ठीक है। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है सिंपल फॉर्म में, इसका टफ वाला भी लिखते हैं हम लोग, लेकिन सिंपल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, यही ऑप्शन में दिया था, टिक लगा गया, बड़ा मिल गया क्वेश्चन, पता होना चाहिए इसमें क्या कठिन है, बताओ क्या कठिन है। असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में इसको पूछ रहा है कि बताओ कौन सा इसमें से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, बताओ, इससे इजी हो सकता है क्या, एच साई ई साई खत्म, बस पढ़ा हुआ होना चाहिए, टफ नहीं है ना, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का हम लोग अभी निकाले वैल्यू क्या, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, और यहाँ पे डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल अपॉन डेल जेड स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, वी, एक्स वाई जेड, तीनों एक्सिस के लिए एक साथ लिख दिया, प्लस वी, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब टोटल एनर्जी में इसको इन शॉर्ट कैसे लिखते हैं, देखो ये तो हो गया आपका टोटल एनर्जी, किससे दिखा दिए, हर्मिशियन ऑपरेटर एच कैप से इज इक्वल टू, यहां से यहां तक आपका होता है लाप्लासियन ऑपरेटर, जिससे इसको उल्टा डेल्टा स्क्वायर दिखाते हैं, ऐसे लाप्लासियन ऑपरेटर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसको क्या लिखो, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, और इतना की जगह क्या लिख दो, लाप्लासियन ऑपरेटर ये, प्लस v, x एक्सिस के लिए भी, y एक्सिस के लिए भी, z एक्सिस। तो आपको मान लो पूछ दे टोटल एनर्जी के लिए फार्मूला क्या है, देखो इससे ही हो सकता है क्या, आपको पूछ दे कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए, सॉरी लीनियर मोमेंटम के लिए क्या है, तो ये है आपका, आपको पूछ दे टोटल काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या है, तो ये है, अलोंग एक्स एक्सिस पूछ दे तो ये, अलोंग वाई एक्सिस पूछ दे तो हाँ तो वाई कर देना, कुछ भी एकदम इजी है, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा एक बार 1 2 3 बार लिखोगे ना तो ये सारे फॉर्मूले याद हो जाते हैं, और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको सेट में देखने को मिलेगा, आपको डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपको 2 3 वैल्यू देके डिराइव करो, उसके बाद जो फाइनल आंसर है उसको क्वेश्चन देखने को आपको नहीं मिलेगा। उस टाइप का क्वेश्चन मिल रहा है तो उसके पीछे पढ़ नहीं रहना है, ठीक है। देखो होता है क्या है, हम लोग कोई टॉपिक को पढ़ के ईगो में ले लिए हैं, क्या ईगो में ले लिए, ये क्वेश्चन मैं पढ़ के आया हूं तो क्यों नहीं बनेगा, बना रहे हैं आधा घंटे से, उसी को निकल गया आधा पेपर, बाकी क्वेश्चन छूट गए। एग्जाम में अपना ईगो घर में उतार के जाना, ठीक है, उसको लेके नहीं जाना है। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसे के चक्कर में बाकी लोग के साथ अन्याय मत करो, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग एंगुलर मोमेंटम, क्या एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। अब इसको याद करने के लिए एकदम सिंपल ट्रिक है, एक्स के बाद क्या आता है वाई, वाई के बाद क्या आता है जेड, और जेड के बाद फिर क्या आएगा एक्स। ये सर्कल बना लो, बन गया आपका। दिखाते किससे हैं, एल कैप एक्स, तो एल कैप एक्स बराबर क्या होगा, एक्स के बाद क्या आता है वाई, एल वाई के बाद क्या आता है जेड, फिर जेड और वाई को चेंज कर दो, जेड एल वाई। आपने क्या किया, एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड, बीच में दोनों क्या लिख दिया एल, फिर इन दोनों को चेंज करके यहाँ पे लिख दिया, जेड बाद में था पहले लिख दिया, वाई पहले था उसको बाद में लिख दिया, सब में लगा दो क्या कैप। ऐसे अगर मैं एल वाई के लिए लिखूंगा तो वाई के बाद क्या आता है, वाई के बाद देखो क्या है जेड, तो यहाँ पे क्या जाएगा जेड, जेड के बाद क्या है एक्स, यहाँ पे चेंज कर दो एक्स को यहाँ, जेड को वहाँ, तो एक्स एल
जेड। फिर अगर इसको मैं एल जेड के लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, जेड के बाद क्या आ रहा है एक्स, एक्स एल वाई, एक्स के बाद क्या है वाई माइनस, इसको दोनों को चेंज कर दो वाई एल एक्स, इतना इजी। एंगुलर मोमेंटम तीनों को प्लस कर दोगे तो आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम निकल जाएगा। एल कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल एक्स प्लस एल वाई प्लस एल जेड, सब में कैप 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 कर दो, ये आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम। ये एंगुलर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस, और ये टोटल आपका, ठीक है। इजी है, ये सर्कल आपको याद होना चाहिए, इजी है ना फॉर्मूला, कोई टफ नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या। देखो क्वांटम के मैं केवल ऐसे पोर्शन आपको पढ़ा रहा हूं जो आपसे बन जाएंगे सेट एग्जाम में, नेट एग्जाम में, ठीक है। तो आप डरना मत कि मेरे को नहीं आता, जितना पढ़ा रहा हूं ईमानदारी से उसको नोट करो, नोट करके उसको मेमोराइज करो, बिल्कुल आप जो है जाओगे ना क्वेश्चन समझ में आएंगे आपको, ठीक है। मान लो 4 क्वेश्चन क्वांटम से देखने को मिल गए तो 2 तो पक्का बना के आ जाओगे, इतना तो वो गारंटी दे सकता हूँ मैं, ठीक। इतना पढ़ लिए तो 4 क्वेश्चन दे के दिखेगा ना क्वांटम का तो चारों नहीं छूटेगा, कम से कम 2 तो इजिली आपका बन जाएगा। और एकदम अच्छे से पढ़ लिए, थोड़ा सा अपना एफर्ट लगा लिए, ठीक है, थोड़ा सा आपका मैथ्स स्ट्रांग है, बोलने से आप चारों के चारों क्वेश्चन उड़ा के आ जाओगे, इजी रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन नहीं कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन केशन नहीं ना, कम्युनिकेशन नहीं ना, कम्युनिकेशन है, ठीक है, नेटेशन, निकेशन नहीं है। इसमें क्या होता है देखो, यदि 2 फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन ए और फंक्शन बी, जब इसको हम लोग किसी में ऑपरेट करें और वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि दोनों क्या है, एक दूसरे के कम्यूट हैं, दोनों एक दूसरे क्या है, कम्यूट है, दोनों कम्युनिकेशन है। इसको एक तरीके से और दिख सकता हूं क्या मैं, इसका इक्वल होता है, ठीक है, इसको ऐसे भी दिखाते हैं, अगर ये दोनों एक दूसरे के कम्यूट है तो इसका आंसर होगा ए बी, ठीक है, माइनस बी ए, या ऐसे भी लिख सकते हो बी ए माइनस ए बी, ऐसे आप जो है लिख सकते हो, ठीक है, ये एक तरीका है। या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ब्रैकेट अगर ब्रैकेट में ही रहना है तो ये हो जाएगा माइनस बी ए, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट हटा दिया इसलिए मल्टीप्लाई किया हूँ, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट नहीं हटाया हूँ। तो ये 3 कंडीशन हो सकते हैं, या तो ये कंडीशन हो, या ये कंडीशन हो, या ये कंडीशन हो। इस कंडीशन में आपका, आप इसको मिटा लो, इसको ये रखो, आप कंफ्यूज नहीं होना है। तीनों कंडीशन में अगर आपका कोई फंक्शन दिया है तो क्या है, कम्यूट है, क्या है वो, कम्यूट है। कई बार जो है फाइंड द कम्यूट निकाल, फाइंड द कम्यूट वाला क्वेश्चन आता है, फाइंड द कम्यूट, तो वो क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, डिराइव करना पड़ सकता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग नहीं देख रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, फाइंड द कम्यूट, 2 ऑपरेटर देंगे, उनके कम्यूट आपको जो है फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों नहीं देखना, क्योंकि उसमें डेरिवेशन है, फिर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आएगा, ठीक है, स्मॉल स्मॉल, तो उसमें आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं केवल ऐसे चीजें देख रहा हूँ जिसको आप फार्मूला बेस्ड रहे, आपको ज्यादा डिराइव करना पड़े, ज्यादा मैथमेटिक्स अप्लाई न करना पड़े, आपका क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। मैं बोला हूँ ये जो है वीडियो, इसमें सिंपल हम लोग कवर करेंगे, एकदम टफ वाले कवर नहीं करेंगे, ताकि आप कम से कम क्वांटम केमिस्ट्री के क्वेश्चन अप्रोच तो कर पाओ, ये नहीं कि जिंदगी भर क्वांटम केमिस्ट्री से दूर बैठे रहे, ठीक है। चलो अगर मान लो यहाँ पे कोई फंक्शन है और दूसरा वाला फंक्शन ना होके कांस्टेंट है, फंक्शन ना होके कांस्टेंट, मैं जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा ना तब बताऊंगा कि ये फंक्शन है, ये कांस्टेंट है करके, तब वैल्यू हो जाएगा 0, तब वैल्यू हो जाएगा क्या, 0 हो जाएगा, ठीक है। मान लो दोनों फंक्शन सेम हो गए, यहाँ पे ए फंक्शन है, यहाँ पे भी यही वाला फंक्शन हो गया, लेकिन दूसरे रूप में दिख रहा है हम लोग को, अपना शक्ल बदल लिया है, गंगाधर शक्तिमान हो गया, तो उस कंडीशन में भी आंसर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, उस कंडीशन में भी आंसर क्या होगा हम लोग का, 0 होगा। जैसे मान लो एक ऑपरेटर है मेरे पास ये, ठीक है, पोजीशन ऑपरेटर बोलते हैं इसको, इसी का परिवर्तित रूप ये है, ठीक है, तो दोनों क्या हैं, दोनों ही पोजीशन ऑपरेटर हैं, तो सेम हो गए, तो क्या आएगा इसका आंसर 0। आपको पूछ देगा इसका वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में इसका वैल्यू क्या है, 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है, देखोगे अरे दादरे क्या दिख गया, अगर नहीं पढ़े हो तो, और पढ़े हो तो खुशी से सर्च पढ़ोगे 0, ठीक है। ऐसे तो होता है क्वांटम का, क्वांटम के बता रहा हूँ 50% टॉपिक ऐसे हैं जिनमें आपको डिराइव पेन उठाना नहीं पड़ेगा, आप सीधा आंसर लिखोगे उसमें, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, मजे के साथ पढ़ो क्वांटम को, ठीक है, सीरियसली नहीं लेना है। क्वांटम को आप ऐसे पढ़ के जाना
कि बोनस देके जाए आपको, ठीक है। डरना नहीं है, क्वांटम क्वेश्चन नहीं बना रोना नहीं है, ठीक है। ऐसे पढ़ के जाओ कि बन जाए। चलो कुछ बेसिक फॉर्मूले बता रहा हूँ। यदि आपको एक ऑपरेटर दिया है डी बाई डी एक्स, ये क्या है, एक ऑपरेटर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन ऑपरेटर, ठीक है। एक दिया है उसका फंक्शन या पोजीशन ऑपरेटर बोल सकते हैं इसको, एक्स है, ठीक है। इसका आंसर आपको निकालने के लिए ट्रिक होता है, आपको पूरा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या होता है इसका आंसर, एन एक्स की पावर n माइनस वन, ये बस। जैसे मान लो दे दिया आपको क्या, डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, और एक्स की पावर थ्री, एक्स की पावर थ्री आपका क्वेश्चन आ गया, तो आप क्या करोगे, n निकालिए ना, तीन, तो तीन लिख दिए, x तीन है, ऋण एक, कितना आ गया, 3x स्क्वायर, आंसर, ठीक है। मान लो इसको अपोजिट कर दे, इसको क्या कर दे, अपोजिट कर दे, इसको ऐसे x को पहले लिख दे और dx को बाद में लिखे, तब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस एन एक्स एन की पावर माइनस वन, माइनस लिख दिए बस, ठीक है। तब आंसर क्या हो जाएगा, मान लो यही क्वेश्चन आपको पूछ दे, क्या, x3 डी बाई डी एक्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस एन की जगह 3x 3 माइनस वन, क्या आ गया आंसर इसका, -3x की पावर 2, आंसर। बस आपको क्रम याद रखना है, डी बाई डी एक्स पहले आता है, x बाद में आता है, तो nx आ जाएगा। अगर पहले पूछ देता है x को और डी बाई डी एक्स को बाद में देता है तो माइनस लग जाएगा। इजी है ना फॉर्मूला, डायरेक्ट बन रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको फॉर्मूला नहीं जान रहे हो, ये वाला आपसे पूछ दे इसका वैल्यू होगा एग्जाम में, निकाल लो, गुड़ा भाग कर रहे हो पूरा, पहले देखो अगर इसको पूरा निकाला जाए तो कैसे निकलेगा, इसका बता रहा हूँ, लेंदी प्रोसेस बता रहा हूँ जो करते हैं बाकी लोग। x3 को मल्टीप्लाई करेंगे डी बाई डी एक्स से, ठीक है, फिर यहाँ पे लगाएंगे प्लस, और डी बाई नहीं यहाँ पे होगा क्या, माइनस, फिर लगाएंगे क्या, डी बाई डी एक्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x3 से, फिर इसका सॉल्यूशन लाएंगे, इसका सॉल्यूशन, यहाँ पे फंक्शन भी एक लाएंगे, यहाँ पे एक फंक्शन लाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे तो आंसर लेके आएंगे, फिर फंक्शन को हटाएंगे। उतना लेंदी प्रोसेस हम लोग को नहीं करना, हमारे पास सिंपल सा ट्रिक है, ट्रिक लगाओ, काम बन गया, चलो घर, ठीक है। ऐसा अगर आपको इस टाइप का दिखे क्वेश्चन, ये पहला टाइप का हो गया। अगर आपको ये दूसरा टाइप का इस टाइप का दिखे, किस टाइप का, एक्स कौन पहले है, एक्स पहले है, फिर पी एक्स है, यहाँ पे दो ऑपरेटर है, पोजीशन ऑपरेटर और हम लोग का लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर, सॉरी एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, ठीक है, लीनियर जी यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है, लीनियर, पी क्या है, लीनियर है। तो इसका आंसर होता है आयोटा एच क्रॉस, इसका आंसर क्या होता है, आयोटा एच क्रॉस, ठीक, इसका। अब मान लो आपको पावर दे दे, समझना, x की पावर 3px, इसका आंसर बताओ। तो जहां यहां पे किए थे, क्या किए थे, nx की पावर n माइनस वन किए थे, वही करो, 3x की पावर 3 माइनस वन था, तो यह कितना हो जाएगा, 3 माइनस वन 2। उसके बाद लिख दो क्या, एज इट इज, इसको 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 x px, और हम लोग क्या जानते हैं, x px का वैल्यू क्या है, आयोटा एच क्रॉस, ये तो 3x स्क्वायर आयोटा एच क्रॉस, आंसर, ठीक है। अगर मैं ट्रिक लिखना चाहूं तो क्या होगा, देखो x की पावर n लिख दे रहा हूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, n x की पावर n माइनस वन इंटू आयोटा एच क्रॉस, ट्रिक मेरा। ये ऐसे भी हो सकता है ना, इसका पावर भी हो सकता है, मान लो इसका पावर ना हो कि इसका पावर दे दिया, पी एक्स की पावर n ऐसा दे दिया, तो भी सेम फार्मूला लगाना है। ये क्या हो जाएगा, n पी एक्स की पावर n माइनस वन आयोटा एच क्रॉस। अगर उल्टा कर दे, कैसे कर दे, उल्टा कर दे, इसको उल्टा कर दे, पी एक्स को पहले लिखे और एक्स एन को बाद में लिखे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस एन एक्स की पावर n माइनस वन आयोटा एच क्रॉस। यहाँ पे भी सेम, अगर ऐसा कर दे, इसको उल्टा यहाँ ले आए, पी एक्स स्क्वायर, पी एक्स की घात n को पहले ले आए, फिर x को लाए, तो क्या हो जाएगा, माइनस एन पी एक्स की पावर n माइनस वन आयोटा एच क्रॉस। अब देखो मैं पी एक्स के लिए बता दी हूँ, मान लो यहाँ पे पी वाई दे दिया, पी जेड दे दे, यहाँ पे x की जगह y या z दे दे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, वहां पे कंफ्यूज नहीं होना, फार्मूला वही रहेगा। मान लो जैसे क्वेश्चन आपको पूछ दे, क्या बताओ, p की पावर पी एक्स की पावर 3 है और x है, इसका आंसर क्या होगा,
तो इसका आंसर देखो, सबसे पहले तो मैं जान रहा हूं कि अब क्रम में क्या होना चाहिए, x के बाद p आना चाहिए। x के बाद क्या आना चाहिए, p तब प्लस में होगा। x के बाद p नहीं आ रहा है, p के बाद x आ रहा है तो माइनस में होगा। फिर वही फॉर्मूला 3px की पावर 3 - 1 इंटू आयोटा h क्रॉस, क्या हो जाएगा इसका आंसर 3px की पावर 2 आयोटा h क्रॉस। आंसर इजी क्वेश्चन बनते हैं यहां से, ठीक है, टफ क्वेश्चन नहीं बनते हैं। चलो एकदम ये इस टाइप का क्वेश्चन दिख जाएगा सेट में आपको, ठीक है। भले आप लग रहे हैं इतना इजी सर, अरे भैया इजी इसलिए ताकि हम लोग ट्रिक बना दें, फॉर्मूला बना दें सिंपल से, इसलिए इजी लग रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोग 90% बच्चे क्वांटम छोड़ देते हैं, 90% बच्चे क्वांटम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आपको छोड़ना नहीं है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आपको वहां पे बना के आना है, ठीक है। चलो अब एक फॉर्मूला लिखो, ए साई इज इक्वल टू एन साई। ये फॉर्मूला इसलिए लिखाया ताकि आपको पता चले कहां कहां पे कौन है। ये होता है ऑपरेटर, ये क्या होता है ऑपरेटर, ठीक है। ये होता है क्या फंक्शन, ये क्या होता है फंक्शन जिसपे ऑपरेट कराया जाता है। ये होता है आइगेन वैल्यू, ये क्या होता है आइगेन वैल्यू, ठीक है। या इसको आइगेन फंक्शन भी बोल सकते हो, ठीक है, आइगेन फंक्शन भी बोल सकते हो। देखो होता है क्या है, ऑपरेट जब किसी फंक्शन पे ऑपरेट किया जाता है तो वो एक वैल्यू देता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आइगेन वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे हम लोग का फंक्शन क्या था साई था, मान लो ऑपरेटर किया, ठीक है, ऑपरेशन किया यहाँ पे, साई के जगह यहाँ पे मान लो कुछ दूसरा वैल्यू है, मान लो फाई आ जाता है यहाँ पे, साई हमको दोबारा नहीं मिलता, फाई मिल जाता उसके बदले में, तब ये आइगेन वैल्यू नहीं कहलाता, तब जो है ये आइगेन वैल्यू नहीं कहलाता, ठीक है। जैसे ए की पावर x/2, ठीक है, इसमें मैं ऑपरेट कराया किसको d/dx को, तब इसका आंसर क्या होगा, सिंपल होता है। देखो जब इस टाइप का है ना, चुपचाप इसको उठाओ बाहर रख दिए बाहर, ठीक। अब आपने e का पावर को पकड़ लो, किसको पकड़ लो e का पावर क्या है x/2, x/2 को मैंने क्या किया पकड़ लिया, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीट। फिर क्या करो सेकंड स्टेप, e x की पावर 2 है। अब देखो यहाँ पे अवकलन किसका होता है, केवल जो वैल्यू चेंज होते हैं उनका होता है। 2 तो फिक्स है भैया, जिंदगी भर 2 रहेगा, लेकिन यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 को बाहर ले आओ, उसका इंटीग्रेशन, उसका डिफरेंस इंटीग्रेशन नहीं होगा, ठीक है, अवकलन नहीं होगा उसका। अवकलन किसका होगा x का, तो याद रखना x का अवकलन क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया *1। अब सब चीज को अरेंज कर दो, 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 1/2 e की पावर x/2। तो देखो हमने एक ऑपरेटर d/dx ऑपरेट कराया फंक्शन x/2 में, तो हमको ये फंक्शन था हमारा, सेम टू सेम मिला हमको फंक्शन, और सामने में कुछ वैल्यू मिला, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ऑपरेटर, ये आइगेन फंक्शन, ये आइगेन वैल्यू, ये हमारा आइगेन फंक्शन। अगर मान लो यहाँ पे e की पावर x/2 नहीं मिलता, e की पावर x/2 नहीं मिलता, ठीक है, जैसे आप इसका करा के देखना e की पावर x² d/dx के, तो हम लोग को जो फंक्शन मिलता है क्या मिलता है x e की पावर x² मिलता है इस कंडीशन में। यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आता है, इसका वैल्यू आता है 2x, ठीक है, हाँ ये आ जाता है 2x आता है इसका आंसर, ठीक है, कितना आता है 2x। तो यहाँ पे देखो फंक्शन क्या था ex² था, लेकिन हमको यहाँ फंक्शन क्या मिला x इंटू ex², सामने आइगन वैल्यू क्या है 2 है, अच्छे से लिख रहा हूँ 2 इंटू एक्स e की पावर x², ठीक है। आइगन देखो फंक्शन हम लोग का क्या था ये था, लेकिन हमको मिल क्या गया जब ऑपरेशन किए तो ये मिल गया, दोनों अलग अलग है, मीन्स ना ये आइगन फंक्शन है ना ये आइगन वैल्यू है। आइगन फंक्शन आइगन वैल्यू कब कहलाएंगे, यदि जो फंक्शन हम लोग लिए हैं वही फंक्शन हमको मिल जाए और सामने में एक सिंपल सा वैल्यू मिले तो वो आइगन वैल्यू कहलाएगा, वो आइगन फंक्शन कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। इतना कॉन्सेप्ट है किसका आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू का, ठीक है। अब इसमें एक स्टेटमेंट और सब्स्टिट्यूशन रीजन क्वेश्चन पूछ सकते हैं, याद रखना, यदि मैं फंक्शन में मल्टीप्लाई कर दूं, कोई फंक्शन में क्या करूं मैं मल्टीप्लाई कर दूं कोई कांस्टेंट का, तो आइगन वैल्यू में नो चेंज इन आइगन वैल्यू,
नो चेंज इन आइगेन वैल्यू। लेकिन यदि मैं ऑपरेटर में मल्टीप्लाई कर दूं, किसका, ऑपरेटर में मल्टीप्लाई कर दूं कोई कांस्टेंट का, तो उस कंडीशन में आइगेन वैल्यू चेंज होगा। चेंज इन आइगेन वैल्यू, चेंज इन आइगेन वैल्यू याद रखना, ठीक है। फंक्शन में आप मल्टीप्लाई कर दो 1 2 3 4 5 10 50 100 होगा, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन आप ऑपरेटर, मतलब देखो समझा दे रहा हूं, इसको भी इजी है। यहाँ पे मैं मान लो मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास क्या है, ये x की पावर 2 है, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया मैं 20 का, 20 x की पावर 2 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं लगा दिया क्या, d बाई डी एक्स। तो आंसर क्या आएगा समझना, 20 सामने में आ गया और 1/2 सामने में आ गया, 2 e की पावर x बाई 2, ठीक है। 20 सामने में है, फिर 1/2 सामने में है, ठीक। आंसर में कितना आ गया, 10। ये आ गया, ये आया मेरा। अब समझना चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। देखो यहाँ पे आइगन फंक्शन क्या है, 20 e पावर x बाई 2। यहाँ पे 20 को अलग से लिख दो, e x की पावर x बाई 2, e की पावर x बाई 2, और 1/2 को सामने में लिख दो। तो आइगन फंक्शन है ना आपके पास, वही रिजल्ट क्या है 1/2। यहाँ पे भी क्या था 1/2, चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन यदि मैं इसी 20 को मल्टीप्लाई कर दूं किसमें, इसमें 20 इंटू डी बाई डी एक्स, इसको रहने दो e की पावर x बाई 2, तब क्या होगा, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 20 इंटू 20/2 e की पावर x बाई 2। देखो पहले आपका आइगन फंक्शन क्या था, e x की पावर 2 x बाई 2, तो आंसर आपका क्या था 1/2। लेकिन आपने अब ऑपरेटर में 20 का मल्टीप्लाई कर दिया, तब आपका आइगन वैल्यू कितना हो गया, 20/2। आइगन वैल्यू क्या हो गया, चेंज। यहाँ पे हमने फंक्शन में मल्टीप्लाई किया, चेंज नहीं हुआ, वही आया क्या, 1/2 आया। लेकिन यहाँ पे हमने ऑपरेटर मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम लोग का आइगन वैल्यू क्या हो गया, 20/2 हो गया, चेंज हो गया। अब लोग सर यहाँ पे तो 20/2, अगर 20 तो उसमें भी है ना, आइगन फंक्शन में भी है ना, तो 20 को हटाना यहाँ से, 1/2 ही तो बचेगा, यहाँ पे 20 को हटा दो, 1/2 ही तो बचेगा ना, ठीक है। तो ये होता है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखो आपको लग रहा होगा कि सर कहाँ कहाँ को क्या क्या बता रहा हूँ, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना देखना, अरे सर गजब, अरे सर मजा आ गया, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे ना, आप सोचोगे एक बार बिना पेन उठाए बना लूँ क्या, बन जाएगा क्या, ठीक है। नहीं बनेगा तब आप उठाओगे पेन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें से, क्वांटम में से, ठीक है। कोई बेवकूफ़ ही होगा जो क्वांटम को पूरा छोड़ देगा। अगर आप क्वांटम केमिस्ट्री पूरा छोड़ दो, मतलब आपसे बड़ा बेवकूफ़ नहीं है कोई भी, ठीक है। क्यों भैया, क्यों छोड़ना पूरा, जब कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगर आपको 2 फंक्शन दे दिए, साई 1 और साई 2, इसके बीच में एंगल निकालो, बोल दिया कि 2 फंक्शन है उनके बीच में एंगल निकालो, तो भैया एंगल निकालने का फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ। इसको जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा ना, तब बताऊंगा इसका यूज कैसे करते हैं, तो आप बस लिख के रखे रहो। ये होता है C1 इंटू C2 प्लस, नहीं सॉरी जी, C1 इंटू C1 प्लस C2 इंटू C2 प्लस C3 इंटू C3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर करो, C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर प्लस C3 का स्क्वायर इंटू फिर C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर प्लस C3 का स्क्वायर। ये एकदम इजी, ठीक है। जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे ना, एकदम इजी बना लेंगे, ठीक है। आपको ये 2 दिए रहेंगे, आपको वहाँ से C1 C2, जैसे साई 1 दिए रहेगा आपको क्या, A1x प्लस B1y प्लस C1z। A1 के जगह आपको दे दिया क्या 1, यहाँ पे दे दिया क्या 2, और यहाँ पे दे दिया क्या 3। तो ये आपका C1 हो गया, ये आपका C2 हो गया, ये आपका C3। मान लो साई 2 आपको दे दिया क्या 3d प्लस 3d प्लस 3z, ये दे दिया आपको। तो ये आपका C1 हो गया, ये आपका C2 हो गया, ये आपका इसको रख दो 1 रख दो, ये आपका C3 हो गया। 1 2 3 C1 C2 C3 3 3 1 C1 C2 C3, बस आप वहाँ वैल्यू रखो, जो भी आएगा वहाँ से आपका एंगल निकल जाएगा, ठीक है। और एकदम इजी वाला आएगा, टफ वाला नहीं आएगा। क्यों, कैलकुलेटर है नहीं हमारे पास सेट एग्जाम, तो कहाँ से देंगे, नेट एग्जाम पूछेगा ये टफ वाला, क्योंकि इसमें कैलकुलेटर रहता है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं किसके बारे में, डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली इक्वेशन क्यों बात करो, सही इतना इजी, बचपन में हम लोग पढ़ पढ़ के फेंकते थे इसको। डी ब्रॉगली भैया इजी है इसलिए बता दे रहा हूँ, ठीक है। डी ब्रॉगली
इक्वेशन क्या बोलता है, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी बोलता है, या मास इंटू वेलोसिटी क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा संवेग मोमेंटम। ठीक है, पी लिख दो यहाँ पे, क्या लिख सकते हो, पी। ये दो फॉर्मूले। अब हम लोग क्या जानते हैं, के इज इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर अपॉन 2m होता है। अभी पढ़े हम लोग, यहाँ पे बस पी एक्स था, तो एक्स को हटा दो, कुछ देर के लिए भूल जाओ। तो पी बराबर क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट के इंटू 2m। ठीक है, 2 को सामने लिख दो, तो यहीं पे लिख दो लेमडा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2km, या 2m के भी लिख सकते हो। ये एक हो गया। 3 फॉर्म याद रखना किसका, डी ब्रॉगली इक्वेशन का, कोई भी काम आ सकता है। ठीक है, चलो आगे। आपको पूछता है किस कंडीशन में ऑर्थोगोनल होंगे, किस कंडीशन में ऑर्थोगोनल होंगे और किस कंडीशन में नॉर्मलाइज्ड होंगे, किस कंडीशन में ऑर्थोगोनल और किस कंडीशन में नॉर्मलाइज्ड। तो याद रखना -∞ से +∞ में यदि दो फंक्शन ψ1 और ψ2 हैं, ठीक है, और उनका यहाँ पे क्या किया गया, समाकलन किया गया है। यदि इसका आंसर आता है क्या 0, मीन्स ये क्या है, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। क्या है ये, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। यदि सेम कंडीशन किया गया, ठीक है, -∞ से +∞ किया गया, दो वेव फंक्शन है, यदि दोनों सेम हैं, अलग अलग नहीं, इसमें देखो 1 2 लिखा हूं, इसमें ψ1 ही रहेगा, बस एक क्या रहेगा, उसका कंजुगेट रहेगा। ठीक है, एक क्या रहेगा, उसका कंजुगेट रहेगा। दोनों फंक्शन सेम होंगे, सेम रहेंगे दोनों फंक्शन। तब यदि तो क्या होगा, वो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कहलाएगा। ये डी टाउ या डी एक्स लिख सकते हैं, ये टाउ है ना, टाउ डी एक्स भी लिख सकते हो आप चाहो तो। अब ये कैसे समझना, ये कुछ नहीं है, ये बस जो है डराने के लिए लिखा जाता है कंपोजिट, ठीक है, या कंजुगेट, होता वही है। आपको दो सेम टू सेम फंक्शन लेने हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों का क्या निकालना है, आपको वहां पे इंटीग्रेशन निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। ठीक है, उसके बाद यदि वैल्यू क्या आया, 1 आया, समाकलन करने के बाद वैल्यू 1 आया, तो बोलोगे क्या, सर जो आप फंक्शन दिए थे वो क्या था, नॉर्मलाइज्ड था। क्या था, नॉर्मलाइज्ड था, नॉर्मलाइज्ड था। ठीक है, अब आपको नॉर्मलाइजेशन, एक क्वेश्चन कहां से बनता है, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकाले को बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालो बोला जाता है। ठीक है, अब इतना लेन देगा नहीं, इतना टाइम अब दे दिया, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालने दे दिया। यदि आप जानते हो कि इसका ये होगा तभी बनाना, निकालते मत बैठे ना। किसी भी नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालने में कम से कम आपको 5 मिनट चाहिए। बिना 5 मिनट के नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट नहीं निकाल सकते, उतना टाइम आपके पास नहीं रहता है। आपको पहले अगर पता है हाँ कि इस वेव फंक्शन का नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ये हो सकता है, तब वो कैसे होता है। देखो कुछ वेव फंक्शन क्या होते हैं, नॉर्मलाइज्ड नहीं होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, अननॉर्मलाइज्ड होते हैं। क्या होते हैं, अननॉर्मलाइज्ड। तो अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन में आप यदि अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन में यदि आप मल्टीप्लाई कर दो किसका, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट का, तब वो क्या हो जाता है, नॉर्मलाइज्ड हो जाता है। तब वो क्या हो जाता है, नॉर्मलाइज्ड। आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है किससे, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालने के लिए, लेकिन वो लेंदी रहता है, हमको उसको यहाँ पे नहीं देखना है। ठीक है, उसको नेट एग्जाम में देखना है, अभी नहीं देखना है इसको हम लोग को। ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, तो आप इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बनाओगे जिसमें आपको नॉर्मलाइजेशन कर। हाँ, कुछ वेव फंक्शन जो आपको पता है होने चाहिए, यदि उसको बोल दिया है तब आप देख के बता सकते हो। जैसे एक वेव फंक्शन ये होता है sin स्क्वायर n पाई x डिवाइडेड बाई l। ठीक है, ये होता है हम लोग का √2/l -∞ टू या 0 to l, 0 to l। ये वेव फंक्शन आपको पूछ दिया, इसमें बताओ नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट क्या होगा करके। तो ये जो है इसमें याद रखना, ये जो है क्या, √2/l, यही क्या है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होता है इसमें। मान लो आपको ये नहीं दिया, ये पूछ दिया 0 to l sin स्क्वायर n पाई x डिवाइडेड बाई l डी टाउ, यहाँ पे भी क्या डी टाउ या डी एक्स, जो इसका पूछे आपसे कि बताओ इसका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट क्या होगा करके। तो इसका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट क्या होगा, यही होगा 2/l। ये आप लोग याद रखना। ये क्यों याद रखना, क्योंकि जब हम लोग पार्टिकल इन बॉक्स पढ़ेंगे, ठीक है, एक तो डब्बा में पार्टिकल पढ़ेंगे, तब ये काम आएगा वहां पे। तो ये एक आपको नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट पता होना चाहिए जो जिंदगी में आपके काम आएगा। इसके अलावा आपसे कोई दूसरा चीज पूछता है तो भैया
वहाँ पे उसको प्रणाम करना। हम आपको समय बचेगा तो आपको देखने दोबारा आएंगे, यदि समय बचेगा तो मेहनत करेंगे निकालने का, ठीक है, ऐसा बोलना उसको और आगे बढ़ जाना, ठीक है। चलो ऑर्थोगोनल जान लिए, यदि 0 आएगा तो ऑर्थोगोनल, 1 आएगा तो आपसे स्टेटमेंट पर क्वेश्चन पूछ दिया, टू फंक्शन आर नॉर्मलाइज्ड इफ द कंडीशन, आपको ये दे दिया स्टेटमेंट, एक 4 इसका जैसे मिलते जुलते दे दिए, आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। टू फंक्शन आर ऑर्थोगोनल इफ द वैल्यू इज 0, 1 2 3 4 इनफाइनाइट, आपको घुमाने के लिए 0 लिख देगा, इनफाइनाइट दे देगा, -1 लिख देगा, 1 लिख देगा, 0 टिक, आगे बढ़ो। इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। क्यों छोड़ना भैया, बेवकूफी क्यों करना क्वांटम को, जब इतना इजी है हमारा क्वांटम, ठीक है। अब देखो पोस्टुलेट्स में आप लोग याद रखना, क्वांटम केमिस्ट्री के कुछ पोस्टुलेट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे पोस्टुलेट्स हैं, 7 8 9 10, हर बुक में अलग अलग देखने को मिलते हैं। अगर आपको कोई बुक फॉलो करना है इसके लिए तो के.एल. कपूर बेस्ट है, क्वांटम केमिस्ट्री के लिए के.एल. कपूर क्या है, बेस्ट है। यदि आप बुक से पढ़ना चाहते हो क्वांटम केमिस्ट्री के पास जिंदगी भर का समय है, मेरे जैसे 2 महीना सिर्फ क्वांटम पढ़ के आप क्वांटम में महारत हासिल करना चाहते हो, तब आप कौन सा बुक पढ़ो, के.एल. कपूर पढ़ो, ठीक है। अदरवाइज ये देखो और सिंपल क्वेश्चन बढ़ाओ, आगे पढ़ो, ठीक है। तो देखो पोस्टुलेट्स में जो मेन चीजें हैं बता दे रहा हूं। देखो कोई भी फिजिकल स्टेट है उसके लिए एक फंक्शन होता है, एक वेव फंक्शन होता है। जैसे मेरे लिए, मैं एक स्टेट हूं इस पृथ्वी के लिए, तो मेरे लिए क्या होगा, एक वेव फंक्शन होगा। इस दुनिया में जो भी है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से लेकर जो भी चीजें हैं, सबके लिए क्या है, वेव फंक्शन है। पहला ये बोलता है। दूसरा बोलता है क्या, कि जो वेव फंक्शन होते हैं वो फिनाइट होते हैं। क्या होते हैं, फिनाइट, मतलब उनका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, इनफाइनाइट नहीं होंगे, उनका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, फिनाइट होंगे, कंटिन्यूअस होंगे, क्या होंगे, क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे, लगातार होंगे, ठीक है, और सिंगल वैल्यूड होंगे। मेरे लिए एक ही वेव फंक्शन होगा, 10 वेव फंक्शन नहीं होंगे, सिंगल वैल्यूड होंगे। तो ये 3 टर्म्स याद रखना कि जितने वेव फंक्शन होते हैं वो सिंगल वैल्यूड होते हैं, फिनाइट होते हैं और कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये भी बता सकते हो उसमें कि टू फंक्शन आर ऑर्थोगोनल इफ, टू फंक्शन ऑफ नॉर्मलाइज्ड इफ, ये भी पोस्टुलेट्स में आता है उसके, ठीक है। ये सब मेन बातें हुई किसके बारे में, पोस्टुलेट। बाकी अगर आप बोलोगे, कमेंट करोगे सर हमको पूरा पोस्टुलेट जानना है, तो मैं पीडीएफ है मेरे पास भेज दूंगा, पढ़ लेना, याद कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हम आप आते हैं मेन कहानी किस्सा में, पार्टिकल इन ए बॉक्स। फिर हम लोग देखेंगे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, इजी है अब समझना। अब मैं बेसिक फॉर्मूले लिख रहा हूँ, आपका जिंदगी इससे क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। और मेरे को लगता है कि क्वेश्चन एक नए यहाँ सेट में बनेगा, ठीक है। यदि मैं, मेरे को देते भैया जाओ क्वेश्चन पेपर एक तो बना दो सेट एग्जाम के लिए, बच्चों को ऐसा क्वेश्चन देना कि उनको कठिन भी लगे लेकिन इजी भी हो, ठीक है। तो मैं बोलता चलो पार्टिकल इन ए बॉक्स उठाओ और दे दो, पार्टिकल इन ए बॉक्स। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लेकिन समझते कभी नहीं है होता क्या है, पार्टिकल इन बॉक्स। अब ये बॉक्स आपका 1 डायमेंशनल भी हो सकता है, 2 डायमेंशनल भी हो सकता है, 3 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल मतलब एक लाइन, 2 डायमेंशनल मतलब एक डब्बा, 3 डायमेंशनल मतलब एक क्यूब। तो आप चाहते हो कि आपका जो पार्टिकल है, एक पार्टिकल है 2 लाइन के बीच में रहे तो 1 डायमेंशनल, यदि एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर बॉक्स में रहे तो 2 डायमेंशनल, यदि इस टाइप के क्यूब में रहे तो 3 डायमेंशनल। बस वही है, 2 लाइन के बीच में 1 डायमेंशनल, रेक्टेंगुलर बॉक्स या स्क्वायर बॉक्स के बीच में 2 डायमेंशनल, और क्यूबिक के बीच में रहे तो वो 3 डायमेंशनल कहलाएगा हमारा क्या, पार्टिकल इन ए बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे डेरिवेशन पे हमको नहीं जाना है, हमको याद रहना चाहिए सबका क्या, सबसे पहले 1D के लिए लिखता हूँ मैं, 1 डायमेंशनल बॉक्स के लिए वेव फंक्शन पता होना चाहिए, एनर्जी पता होना चाहिए। 2D के लिए भी वेव फंक्शन पता होना चाहिए, एनर्जी पता होना चाहिए। सब के मेरे को वेव फंक्शन और एनर्जी क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। चलो 1D के लिखो, साई इज इक्वल टू अंडर रूट 2 बाई एल साइन n पाई x बाई एल, ये आपका, ठीक है। अब इसमें लगाओ, ये आपका क्या है, वेव फंक्शन है फॉर 1D बॉक्स, √2 साइन n पाई x एल, ठीक। एनर्जी क्या होता है इसके लिए, तो होता है n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 ml², एनर्जी, ये 1D बॉक्स के लिए, ठीक है। आपको सिंपल लिखते जाओ बस। क्वेश्चन हम लोग जब बनाएंगे ना तब बताऊंगा किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। नंबर ऑफ नोड पूछता है 1D बॉक्स में, नंबर ऑफ नोड पूछता है, नोड, ठीक है। तो उसका आंसर होता है n-1।
अब याद रखना कभी भी 1D पार्टिकल इन ए बॉक्स बात किया, पार्टिकल इन ए बॉक्स बात किया, n का वैल्यू कभी भी 0 मत लेना, ये बेवकूफी मत करना। पूछ दे आपका ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या है, आपसे क्या पूछ दिया ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या है, आप बोले ग्राउंड स्टेट मतलब n का वैल्यू 0, यहाँ पर दिए क्या n का वैल्यू 0, पूरा आंसर आ गया क्या 0। आप E इज इक्वल टू 0 में टिक करके आए, खुश हो रहे हो घर आके, अरे वाह मैं तो बना लिया, क्वांटम पढ़ के गया था सर से करके। तो कभी भी n का वैल्यू 0 मत रखना, कम से कम पार्टिकल इन बॉक्स में n का वैल्यू 1 रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे n का वैल्यू आप 1 रखोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, n का वैल्यू 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, h स्क्वायर 8 ml स्क्वायर, ये आपका आंसर, ये आपका क्या है ग्राउंड स्टेट एनर्जी है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी पूछ दिया तो n का वैल्यू 2 रखोगे, सेकंड एक्साइटेड स्टेट पूछ दिया तो n का वैल्यू 3 रखोगे, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट पूछ दिया तो n का वैल्यू 5 रखोगे, ठीक है। इस टाइप से आप जो है रखते जाना है आपको, ठीक है, लेकिन कभी भी 0 मत रखना भैया, ये बेवकूफी ये गलती मत करना, ठीक है। चलो 2D बॉक्स देखते हैं, मल्टीप्लाई कर दो, सही, इसको 2 बार लिखो, 2/L साइन n पाई x बाई L इंटू, फिर से लिख दो इसी को 2/L साइन n पाई x बाई L, ये आपका 2D के लिए। एनर्जी क्या हो जाएगा, वही लिखो 2 बार, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर, जोड़ दो n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। अब देखो यदि दोनों लेंथ दोनों क्या हो सेम हो लेंथ, तो एल एक्स इज इक्वल टू क्या हो एल वाई, यहाँ पे मैं x नहीं लिखा हूँ y नहीं लिखा हूँ, यदि एल एक्स और एल वाई क्या हो जाए बराबर हो जाए, क्या हो जाए बराबर हो जाए, तो मैं लिख सकता हूँ सिमिलरली, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, इक्वेशन जो चेंज हो क्या आएगा वो क्या होगा, डिफरेंस यहीं पे है, ये एन एक्स है और एन वाई है, तब ये फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, एन एक्स प्लस एन वाई एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। आप लोग तो इसी को याद रखो, ये नेट वाले में काम आएगा, ये सेट वाले में काम आएगा, ठीक है। तो अभी इसके लिए, अभी के लिए इसको क्या कर रहा हूँ मैं, मिट्टू दे रहा हूँ, ठीक है, मिट्टू दे दिया इसको, ठीक। तो आपके लिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, आपके एनर्जी का फॉर्मूला होना चाहिए क्या, एन एक्स प्लस वेन वाई एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर, ठीक। चलो 3D बॉक्स बात करते हैं, 3 तो डब्बा वाला बॉक्स बात करते हैं। साई क्या हो जाएगा, 3 बार मल्टीप्लाई करो, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, इसी को इसको 1 बार मल्टीप्लाई किए फिर 2 बार मल्टीप्लाई किया ना, आप 3 बार और मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या हो जाएगा 3D के लिए हो जाएगा। ई लिख रहा हूँ मैं सीधा, तो जेड भैया को ले आओ, एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड एच स्क्वायर 8 ml स्क्वायर। और ये जो बातें हुई हैं, बॉक्स भी तो 2 टाइप का होता है, सिमेट्रिक बॉक्स एसिमेट्रिक बॉक्स, सिमेट्रिक बॉक्स एसिमेट्रिक बॉक्स। तो ये सारे बातें एसिमेट्रिक के लिए हैं, ये सारे बातें किसके लिए हैं, एसिमेट्रिक के लिए हैं, एसिमेट्रिक के लिए हैं सारे बातें, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए क्या बातें हो जाएंगी, यदि हमारा बॉक्स क्या हो सिमेट्रिक हो, हमारा बॉक्स क्या हो सिमेट्रिक हो, तब कंडीशंस थोड़े से चेंज हो जाएंगे। हमारा ये जो साई है इसके 2 वैल्यू हो जाएंगे, 2 वैल्यू। अगर साई हमारा n इवन है, n का वैल्यू क्या है इवन है, इवन संख्या है, सम संख्या है, तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 1/L साइन n पाई x अपॉन 2L। तो अगर हमारा बॉक्स क्या रहा सिमेट्रिक रहा तो, ठीक है, और n का वैल्यू क्या होना चाहिए इवन, ठीक है। यदि n का वैल्यू ऑड हो गया, 1 3 5 7 हो गया, ऑड हो गया, विषम संख्या हो गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, 1/L साइन की जगह आ जाएगा cos n, बाकी सब सेम रहेगा, n पाई x अपॉन 2L। ये सिमेट्रिक बॉक्स है और ये क्या है एसिमेट्रिक। एनर्जी कितना हो जाएगा, तो एनर्जी हम लोग का हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा n स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर अपॉन 32 ml स्क्वायर, ये हो जाएगा हम लोग का क्या एनर्जी फॉर ए सिमेट्रिक बॉक्स। ये एसिमेट्रिक बॉक्स था, वो सिमेट्रिक। क्वेश्चन अगर आपको मेंशन नहीं किया है कि सिमेट्रिक है कि एसिमेट्रिक है, तो आपको क्या मानना है कि हमारा सिमेट्रिक है, क्या है हमारा सिमेट्रिक है, क्योंकि सिमेट्रिक से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, सॉरी एसिमेट्रिक से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, सिमेट्रिक से क्वेश्चन कम देखने को मिलते हैं। यदि आपको मेंशन नहीं किया है क्वेश्चन में, केवल पार्टिकल बॉक्स लिखा है, तो आपको समझ जाना है कि कौन सा बॉक्स है एसिमेट्रिक बॉक्स है, सिमेट्रिक बॉक्स नहीं। मेंशन किया पर्टिकुलरली क्वेश्चन पढ़ना, सिमेट्रिक बॉक्स लिखा तब ये वाला लगाओगे।
आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पूछेगा, देखो वेव फंक्शन पूछना रहेगा तो आपको डायरेक्ट 1D के लिए क्या होगा, 2D के लिए होगा, 3D। एनर्जी पूछना होगा तो आपको ग्राउंड स्टेट के लिए पूछ सकता है, ग्राउंड स्टेट पूछेगा तो n का वैल्यू 1 रखोगे, सॉरी n का वैल्यू 1 रखोगे। फर्स्ट एक्साइटेड के लिए पूछेगा तो n का वैल्यू 2, सेकंड एक्साइटेड के लिए पूछेगा तो n का वैल्यू 3। स्टेप से बस, कितना इजी है, इससे इजी हो सकता है। अब यहाँ पे सब 3 ठो n है तो तीनों में क्या रखेंगे, ग्राउंड स्टेट पूछेगा तो तीनों में 1 1 1। फर्स्ट एक्साइटेड तो एक में एक का वैल्यू 2 कर देना, बाकी का 1 1 रहने देना। सेकंड एक्साइटेड तो एक का वैल्यू फिर 2 कर देना, ठीक है, बताऊंगा उसमें जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो बताऊं। मान के चलो आपको ग्राउंड स्टेट पूछ सकता है, फर्स्ट एक्साइटेड पूछ सकता है, बस उससे ज्यादा जो है नहीं जाएंगे, ठीक है, उससे ज्यादा जो है नहीं जाएंगे। अब कुछ इसमें आपको वैल्यू याद करना है, क्या वैल्यू याद करना है, हाँ, डीजनरेसी, डीजनरेसी याद करना है आपको। क्या, डीजनरेसी, ऐसे एनर्जी लेवल जिनकी ऊर्जा समान होती है, सेम होती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डीजनरेट एनर्जी लेवल। यदि 2 एनर्जी लेवल है उनकी ऊर्जा समान, जैसे हम लोग पी ऑर्बिटल बनाते हैं, 3 डब्बा बनाते हैं, इसको बोलते हैं px, इसको बोलते हैं py, इसको बोलते हैं pz। तो तीनों को साथ साथ क्यों लिखते हैं एक जगह, क्योंकि तीनों डीजनरेट होते हैं, इनकी तीनों की ऊर्जा समान होती है, डीजनरेट होते हैं, ठीक है। तो वैसे डीजनरेसी देखना है हम लोग को, तो 1D बॉक्स में याद रखना, 1D बॉक्स में आपका डीजनरेसी हमेशा 1 होगा। यदि आपको पूछ दिया कि 1D बॉक्स से डीजनरेसी बताओ करके, ठीक है, तो हमेशा क्या होगा, उसका वैल्यू 1 होगा। 2D बॉक्स है तो वैल्यू या तो 1 होगा या 2 होगा, या तो 1 होगा या फिर 2 होगा, ठीक है, या तो 1 होगा या फिर 2। और यदि 3D बॉक्स दिया है, यदि 3D बॉक्स दिया है तो देखना, यदि nx, ny और nz 3 वैल्यू हैं, nx, ny और nz तीनों बराबर हो गए तो वैल्यू 1 होगा। यदि दोनों में से कोई एक बराबर नहीं है, मान लो nx और ny बराबर नहीं है, ठीक है, 2 बराबर है, एक अलग है, 2 बराबर है, ny nz बराबर है, nx अलग है, तो उस कंडीशन में कितना आएगा, 3 आएगा। मान लो तीनों अलग अलग है, nx बराबर नहीं है ny के, बराबर नहीं है nz के, तो वैल्यू आएगा कितना, 6। 3D बॉक्स के लिए आपको बस देखना, आपको n का वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है। यदि 1D बॉक्स में n का वैल्यू कुछ भी दे, n का वैल्यू कुछ भी दे, पूछा डीजनरेसी क्या है तो 1, कितना है 1। यदि 2D बॉक्स बोले तो ऑप्शन में देखना, 1 दिया तो 1, 2 दिया है तो 2, खत्म बढ़ो, ठीक है। देखो यदि 1 कब होगा, यदि nx और ny अलग अलग हैं, सॉरी सेम है, तब 1 होगा। nx बराबर ny, जैसे आपको वैल्यू दे दिया 2 2, सेम है ना, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1। अगर nx और ny अलग अलग है, ठीक है, 2D बॉक्स से बात कर रहा हूं, तब वैल्यू क्या होगा 2। देख के बनेगा क्वेश्चन, आपको n का वैल्यू दिया रहेगा, 3 वैल्यू दे दिया है, 3 4 5, तीनों अलग अलग है, हाँ 3D बॉक्स है, हाँ 6, खत्म। और एक स्पेशल केस बनता है, नहीं जाएंगे उतना स्पेशल केस तक सेट नहीं जाएगा, अभी नेट में जाता है, उसमें और कुछ भी प्रोबेबिलिटी होती है तो उसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। अभी हमको वहां नहीं चलना, हमको तो अभी एक ऐसा स्टेप कर लेंगे हम जो क्वांटम क्वेश्चन बने। जब हम लोग क्वांटम केमिस्ट्री क्वेश्चन बनाने लग जाएंगे ना, तब हम लोग इसमें मास्टरी हासिल करेंगे। अभी कम से कम थोड़ा सा लड़ना सीखें, ठीक है। चलो अब कुछ वैल्यू याद कर लो एज इट इज, ठीक है, कुछ वैल्यू आप क्या कर लो, याद कर लो। यदि आपसे पूछ दे, ठीक है, कि L इज इक्वल टू 0 से लेके L इज इक्वल टू L/2, ठीक है, L इज इक्वल टू 0 से लेके L इज इक्वल टू L/2 तक में पार्टिकल पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या है प्रोबेबिलिटी, क्या है संभावना, क्या है प्रायिकता, क्या है, तो बोलोगे क्या L/2, 1/2, सॉरी क्या 1/2। भैया सीधा ये कर, आपके पास एक डब्बा है, डब्बा में आधा डब्बा को काट दो, आधा डब्बा में बताओ कितना है पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, आधा, पूरा में 1 तो आधा में आधा, ठीक ऐसा है। ये पूछता है कई बार, ये कंडीशन दे देगा आपको, ये क्या है कंडीशन है, L इक्वल 0 से L इक्वल L/2 में क्या होगा प्रोबेबिलिटी, तो क्या होगा 1/2। एक कंडीशन आपको और दे सकता है, क्या L इज इक्वल टू L/4 से L इज इक्वल टू 3L/4, L इज इक्वल टू L/4 से L इज इक्वल टू 3L/4, यहां बताओ पूछेगा। तो इसमें आपको याद रखना है 1/2 तो रहेगा ही, साथ में 1/π, ये इनको याद कर लो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इनके।
आपको वहाँ पे सॉल्व नहीं करते हो, इसको सॉल्व करने के लिए ना पूरा इक्वेशन मल्टीप्लाई, पूरा दुनिया भर का डेरिवेशन करना पड़ता है। हम लोग डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं भैया। डेरिवेशन करने से मच बेटर है कि आप याद कर लो ना भैया, इसको डेरिवेशन करूंगा ना अभी तो 1 घंटा सिर्फ डेरिवेशन में लगेगा। ठीक है, तो याद कर लो कि यदि यहाँ से यहाँ तक पाए जाने की प्रायिकता पूछता है तो आंसर ये आएगा, यहाँ से यहाँ जाए पाए जाने की प्रायिकता पूछता है तो ये आएगा, खत्म कहानी। और कहाँ आप डेरिवेशन में दिमाग लगाओगे। ठीक है, यदि आपको जो है एवरेज पोजीशन पूछ दे, क्या पूछ दे, एवरेज पोजीशन पूछ दे, क्या पूछ दे, एवरेज पोजीशन पूछ दे, किसमें, पार्टिकल इन ए बॉक्स में, पार्टिकल इन ए बॉक्स में आपको क्या पूछ दे, एवरेज पोजीशन, तो ये क्या होता है याद रखना, L/2 होता है। क्या होता है, L/2 होता है। डेरिवेशन होता है, कैसे होता है, बहुत लंबा होता है, नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, तुम लोग का दिमाग खराब नहीं करना है, तुम लोग के लिए क्वांटम मेरे को इजी बनाना है, टफ नहीं बनाना है। तो इसलिए क्या करो, 2-4 वैल्यू याद रख लो, खुश रहोगे जिंदगी भर। ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ लीनियर ऑपरेटर, एवरेज वैल्यू ऑफ लीनियर ऑपरेटर होता है क्या, 0। एवरेज वैल्यू ऑफ लीनियर ऑपरेटर का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4l, h स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, हाँ 4l का स्क्वायर, n स्क्वायर h स्क्वायर 4l का स्क्वायर, कितना हम लोग का लीनियर मोमेंटम का हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, तब अब मान लो यहाँ पे मैं पूछ दिया क्या, एवरेज काइनेटिक एनर्जी वैल्यू, तब ये हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर। देखो यही एनर्जी था किसका, 1D बॉक्स का एनर्जी था, और यही एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, तो दोनों सेम है। एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन ए बॉक्स और एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी एवरेज दोनों क्या होंगे, सेम होते हैं। ठीक है, ये इतने वैल्यू आप लोग क्या कर लो, याद कर लो, ये वैल्यू आप लोग क्या कर लो, याद कर लो। आपका इतना में पार्टिकल इन ए बॉक्स से क्वेश्चन आएगा, बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अगर 10 क्वेश्चन आप मैं दे दूं यहाँ से तो 6, 7, 8 क्वेश्चन आप इन्हीं कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हो। चलो आगे देखते हैं। वीडियो का लेंथ देख के मत डरना भैया कि सर इतना लंबा, भाई इतना इजी बना दे रहा हूँ क्वांटम को आप लोग के लिए। ठीक है, कि आप देख के क्वेश्चन सॉल्व करोगे वहाँ पे खुश हो जाओगे, वाह सर मजा आ गया सर, क्वेश्चन जैसे बनता है ना क्वांटम का, जो खुद से निकल गया तो क्वांटम का क्वेश्चन बना दिया मैं करके, निकलते बताओगे अरे क्वांटम इजी आया था बोलोगे। सोचो कितना बड़ा फ्लेक्स होगा आपके लिए, आप सेट एग्जाम दे दिला के निकले और बोल रहे क्वांटम इजी आया था, अरे क्वांटम का वाला क्वेश्चन बनाया कि नहीं करके, बाकी लोग हाँ क्वांटम का क्वेश्चन बनाया तू करके, हाँ बिल्कुल बनाया हूँ। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के बारे में। क्या सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, पूरा क्यों लिख रहा हूं मैं अभी, SHO बोलते हैं, क्या SHO, सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए। ठीक है, इसके लिए देखो आपको मैं डायरेक्ट कुछ चीजें बता दे रहा हूं। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, 1D होगा, 2D होगा और 3D होगा, 3D होगा। ठीक है, सबके सबसे पहले क्या लिख लो, एनर्जी। इसमें मेन काम किससे है, एनर्जी से, और किसी से कुछ काम नहीं। एनर्जी 1D के लिए n+12 h न्यू, 2D के लिए nx + ny+1 h न्यू, 3D के लिए nx + ny + nz + 3/2 h न्यू। तीनों की एनर्जी है ये, 1D बॉक्स के लिए, 2D बॉक्स के लिए, 3D बॉक्स के लिए एनर्जी की वैल्यू है। किसके वैल्यू है ये, एनर्जी के वैल्यू है। ठीक है, एनर्जी के वैल्यू है। अब बात करो क्या, डिजनरेसी, बात करो क्या, डिजनरेसी। ठीक है, तो यदि 1D आपको 1D SHO का, 1D SHO का आपका डिजनरेसी पूछता है तो हमेशा एक, हमेशा क्या एक, क्या डिजनरेसी, चाहे वो बॉक्स हो या SHO हो, यदि वो क्या है 1D है तो उसका वैल्यू क्या होगा, डिजनरेसी का वैल्यू 1। डिजनरेसी किससे दिखाते हैं जी, G से दिखाते हैं ना आप जी। इसका वैल्यू होता है h न्यू के सामने में जो भी संख्या रहेगा वो उसका क्या है, डिजनरेसी। मान लो आपको बोला क्या, एक 2D SHO है, क्वेश्चन आपको दिया क्या, एक 2D SHO है जिसके लिए nx का वैल्यू 5 है और ny का वैल्यू 3 है, तो बताओ डिजनरेसी क्या होगा। तो फॉर्मूला हमारे पास आई है, रखो मान 5 + 3 + 1 h न्यू, जोड़ोगे तो 5 3 8 + 1 9 h क्यों है। h न्यू के सामने जो भी है वो उसका क्या हो जाएगा, डिजनरेसी।
तो यहाँ पे जो भी होगा उसके सामने में उसका क्या होगा, डिजेनरेसी। आपको बस nx ny का वैल्यू रखना है, आंसर जो भी आएगा h के सामने जो भी संख्या रहेगा वो क्या है उसका डिजेनरेसी। कई बार सीधा दे देता है, ठीक है। 2DSHO है उसके लिए 27H न्यू है एनर्जी, तो बताओ डिजेनरेसी क्या होगा, सिंपल 27 इसका डिजेनरेसी, क्योंकि 2D है, H न्यू के सामने में जो उसका डिजेनरेसी। वाह, ऐसा क्वेश्चन दिख गया। तो इस कंडीशन में आपको निकालने के लिए फॉर्मूला है डिजेनरेसी निकालने के लिए, G इज इक्वल टू n+1, 3D के लिए बता रहा हूं ना, n+2 n+1 n+2 डिवाइडेड बाई 2, सही हो ना, हाँ, डिवाइडेड बाई 2। अब भैया ये n क्या है, तो n है क्या, nx प्लस ny प्लस nz। अगर आपको पूछे क्या बताओ, एक 3D बॉक्स है जिसके लिए nx का वैल्यू 1 है, ny का वैल्यू 2 है, nz का वैल्यू 3 है, बताओ क्या होगा इसका डिजेनरेसी। तो सबसे पहले क्या निकालो, n, 1 + 2 + 3 कितना आ गया, 1 + 2 + 3 कितना आ गया, 3 2 5 1 6। अब यहाँ पे n का वैल्यू रखो 6, चलो रखो n का वैल्यू 6 धन 1 कितना 7, 6 धन 2 कितना 8/2, 2 एकम 2 चौं 7 चौं 28, डिजेनरेसी कितना गया 28। इजी, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें पूछता है क्या, हम्स पूछता है, जैसे उसमें नोट पूछता है, तो नोट के लिए हम लोग क्या किए थे, वो n-1 किए थे, किसमें, पार्टिकल इन बॉक्स में, बॉक्स में नोट्स के लिए क्या किए थे, n-1। यहाँ पे हम्स पूछता है, क्या पूछता है, हम्स, क्या पूछता है, हम्स। तो नंबर ऑफ हम्स क्या होंगे, तो नंबर ऑफ हम्स होंगे n+1, वहां पे n-1 किए थे, यहाँ पे n+1, ठीक है। हम्स और नोट क्या होता है समझना, जैसे ये, ठीक है, ये एक वेव फंक्शन, तो इसमें नोट कितना है, अगर इसको पूरा बनाऊं मैं तो एक नोट, ये एक नोट, ये एक नोट, 3 नोट हो गए, ठीक है। तो ये क्या होता है, नोट, नंबर ऑफ नोट होते हैं, और नंबर ऑफ हम्स मतलब 1 2 3, ये 3 हम्स हो गए, ठीक है, यही आपको समझना है। तो आपसे नंबर ऑफ हम्स पूछेंगे, नंबर ऑफ नोट पूछेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ नोट किसमें पूछेंगे, पार्टिकल इन बॉक्स में, ओके। चलो अब लास्ट आता है हम लोग का क्या, हाइड्रोजन एटम, ठीक है। इसमें फिर और भी है, इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। क्वांटम केमिस्ट्री का एक पार्ट में इम्पॉसिबल है जी, इतना लेंथी है ना क्वांटम, कि मैं 2 पार्ट में बना दे रहा हूँ। इसमें भी मेरे को 3 दिन से पढ़ना पड़ा है कि मैं कैसे कैसे क्या क्या कौन कौन सा बताऊं जो बच्चों का भला भी हो जाए, सारा टॉपिक कवर भी हो जाए, उन लोगों को कठिन भी नहीं लगे, वो लोग क्वेश्चन भी बना सके करके, ठीक है। चलो वीडियो कितना लंबा हो गया, अरे हाँ, तो एक काम करते हैं, हाइड्रोजन एटम को जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। क्यों, हाइड्रोजन एटम टफ नहीं है, इजी है। मैं नहीं चाहता कि आप 1 घंटा 10 मिनट से पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग के ऊपर में हाइड्रोजन एटम का प्रेशर पड़े। हाइड्रोजन एटम से इजी क्वेश्चन पूछता है, केवल आपको रेडियल नोड निकालने के लिए बोलता है, एन का वैल्यू क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विमासिक क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, इनका वैल्यू निकालने के लिए बोलता है। भले आपको अभी पढ़ा दूंगा ना, इनके साथ तो टफ लगेगा, अलग से इसको पढ़ाऊंगा ना तो आपको इजी लगेगा, अलग से इसको पढ़ाऊंगा तो आपको इजी लगेगा। इसलिए आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। कल क्वांटम का नेक्स्ट पार्ट आएगा, ओके। चलिए, डन नहीं, आपको कुछ भी दिक्कत रहा, डाउट रहा, आप कमेंट करके बता सकते हो, सर ये वाला हमको समझ में नहीं आया। अब कब बता देना, आज ही बता देना, ठीक है। आज वीडियो अपलोड हो जाएगा, आज ही बता देना। तो फिर कुछ भी डाउट रहेगा आप लोग का, तो जो आज बताओगे उनका मैं जो डाउट है कल क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलो।